आज रवि सामाजिक और पारिवारिक उलझन में था। उसका मन आज बहुत दुखी था। वो अब इस सब से थक चुका था। परेशानी में उसे समझ कुछ नहीं आ रहा था कि वो इस हालत से कैसे बाहर निकले। एक तरफ उसे जन्म देने वाली माँ, तो दूसरी तरफ उसके जीवन संगिनी और बच्चे। रवि अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, परंतु वो अपनी बीवी और बच्चों को भी नहीं खोना चाहता था। बात सिर्फ इतनी थी कि रवि की माँ जानकी जी 80 की उम्र पार कर चुकी थी। वो बहुत बूढ़ी हो गई थी। कमर मुड़ी हुई, चेहरे पर झुर्रियाँ और उनकी एक आंख भी नहीं थी। इसलिए रवि की पत्नी और बच्चे जानकी जी से बहुत दूर भागते थे, उनसे चिढ़ते, उन्हें अछूत समझते थे। जानकी जी वैसे तो अपना सारा काम खुद कर लेती थी। वो किसी भी काम के लिए बहू पर निर्भर नहीं थी, किंतु फिर भी वो रवि की पत्नी सुलेखा और बच्चों की आंखों में हमेशा खटकती रहती। जानकी जी आज थोड़ा उदास थीं, तो उन्होंने सोचा टीवी देख लेती हूँ, मन बहल जाएगा। जैसे ही टीवी खोलकर बैठी कि तभी उनकी पोती तानिया आकर बड़ी बेरुखी से बोली, दादी, अरे दादी, आप ऊपर वाले कमरे में चले जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं मुझसे मिलने के लिए। पर बेटा, मैं तो यहाँ तुमसे बहुत दूर बैठी हूँ, जानकी जी ने बहुत प्यार से कहा। तब तानिया और ज़्यादा चिढ़कर बोली, नहीं, आप यहाँ मत बैठो, कहा ना मैंने आपसे, मेरे सामने से चली जाओ। मेरी दोस्तें मुझे आपकी वजह से चिढ़ाती हैं, मुझे आपकी वजह से नीचा देखना पड़ता है। क्या हुआ तानिया, क्यों चिल्ला रही हो? अपनी बेटी की आवाज़ सुन रवि की पत्नी कमरे से सुलेखा चिल्लाई, देखो ना मम्मी, ये दादी यहीं रूम में बैठी टीवी देख रही हैं और मेरे दोस्त आ रहे हैं। तानिया ने शिकायत भरे लहजे से कहा, इस बुढ़िया ने अलग दिमाग खराब कर रखा है। अरे मम्मी जी, और भी कमरे हैं घर में बैठने के लिए, आप ऊपर वाले कमरे में चली जाओ, क्यों हम लोगों को अपने साथ नीचा दिखवाती रहती हो? सुलेखा अपनी बेटी तानिया का साथ देते हुए सास पर झल्लाकर बोली। बहू की बातों को सुन जानकी जी चुप हो गई। बेचारी जानकी जी चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने की वजह से उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत दर्द हो रहा था, पर वो पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गई। रवि पास में ही हॉल में बैठा सब सुन रहा था। उसे दुख हो रहा था कि उसकी माँ को इतना अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वो मजबूर था। अगर वो कुछ कहता तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते हैं। दूसरी तरफ उसे उसकी बातें भी सही लगती हैं, क्योंकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी था। उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था। उसके ससुराल भी एक उच्च अमीर घराने में थी। अतः वो चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहता था और पत्नी व बच्चों की बातें सुनता रहता। रात में जब रवि सोने के लिए बेड पर लेटा तो उसकी पत्नी सुलेखा बोली, देखो जी, आप कुछ करो, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता। कल कलेक्टर साहब और उनकी पत्नी आई थी घर पर और आपकी मम्मी जी अपनी गंवार हालत में उनसे मिली। मुझे तो बहुत शर्म आ रही थी बताते हुए कि ये मेरी सास है। मैंने तो कह दिया कि दूर के रिश्तेदार हैं, इलाज कराने आई हैं, कुछ दिन में चली जाएंगी। मुझे बड़ी अजीब फीलिंग्स आई इनसे। ये सुन रवि की आंखें भर आई, पर उसने खुद को संभाल लिया। इतने पर भी वो चुप ही रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इधर जानकी जी अपने बेटे की मन स्थिति को अच्छी तरह से जानती थी और बेटे को कोई दुख ना हो, इसलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेती थी और बहू के द्वारा किए गए रूखे व्यवहार सहन करती रहती। अब रवि बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी, तो दूसरी तरफ उसकी माँ। आखिरकार जानकी जी से अपने बेटे रवि की ये हालत नहीं देखी गई। एक दिन वो रवि से बोली,
कि बेटा बहुत दिन हो गए हैं गांव जाए हुए। मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ पहुँचा दो। मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। पर माँ, वहाँ तो कोई भी नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? रवि ने आश्चर्य से पूछा। यह सुन सुलेखा को तो जैसे अपनी मन मुराद मिल गई हो। तब सुलेखा उत्सुकता पूर्वक बोली, अरे सब गांव वाले तो हैं, और वो तुम्हारे मामा जी भी तो उसी गांव में रहते हैं। और फिर हम सारी व्यवस्थाएं करके आएंगे ना, ऐसे ही थोड़ा छोड़ आएंगे मम्मी जी को। और इनके हम उम्र लोग भी हैं, वहाँ इनका मन अच्छा लगा रहेगा। हाँ बेटा रवि, सुलेखा बहू सही कह रही है, जानकी जी ने लंबी सांस लेते हुए कहा। रवि ये बात जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के आगे वो अपनी माँ को गांव छोड़ने पर मजबूर हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते समय उसे बहुत रोना आ रहा था और अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने उसके इन मनोभावों को दबा दिया और वो सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों के बाद रवि के चाचा, जो विदेश में रहते थे, वो वापस आने वाले थे। जब रवि बहुत छोटा था, उसके पिता जीवित थे, तब वो भारत आए थे और उसके बाद से वो अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। विदेश से रवि के डॉक्टर चाचा आ रहे थे। डॉक्टर शर्मा ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। सब बहुत खुश थे। क्यों रवि, भाभी कहाँ हैं? भाभी नहीं दिख रही, कहाँ है? डॉक्टर शर्मा ने उत्सुकतापूर्वक मुस्कुराकर पूछा। रवि के बोलने से पहले ही सुलेखा बोल पड़ी, जी वो तो गांव में रहती हैं, यहाँ उनका मन नहीं लगा, तो इसलिए उन्हें गांव छोड़ आए हैं। सुलेखा ने सपाट लहजे में कह दिया। ये सुन डॉक्टर शर्मा ने रवि की ओर कौतूहलता से देखा तो रवि ने अपनी आंखें शर्म से झुका ली। डॉक्टर शर्मा सब समझ गए। तब वो बोले, कल हम भाभी से मिलने गांव चलेंगे। सब लोग समझ गए ना, कहकर डॉक्टर शर्मा कमरे में चले गए। दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंचे। देखा तो जानकी जी को बहुत तेज़ बुखार है और वो पलंग पर असहाय सी पड़ी है। डॉक्टर शर्मा दौड़कर जानकी जी के पास गए, उनके पैर छूकर रोने लगे। जानकी जी की ये हालत उनकी सोच से परे थी। उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि उनके बेटे बहू उन्हें ऐसे छोड़ देंगे। रवि, वाह बेटा वाह, तूने तो कमाल कर दिया, मेरा नाम उजागर कर दिया तूने। अपनी माँ की ये हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी। अरे तुझे शर्म क्यों आएगी, जब तू अपनी बूढ़ी माँ को यहाँ अकेले छोड़ सकता है तो इस हालत में भी देख सकता है। डॉक्टर शर्मा ने रवि को लगभग डांटते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है देवर जी, रवि का इसमें कोई दोष नहीं है, मैं खुद गांव आई थी। जानकी जी ने अपने बेटे रवि का बचाव करते हुए कहा, मुझे सब पता चल गया है भाभी, आप बस चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है, तुम तंग आ गई हो ना इनसे, है ना? डॉक्टर शर्मा ने सुलेखा की ओर देखते हुए कहा। तब सुलेखा निशब्द होकर रवि की ओर देखने लगी। और रवि बेटा, आज तुम जिस सामाजिक ओहदे पर हो, जो कुछ भी हो तुम हो, वो इन्हीं के संघर्षों की देन है। और हाँ बेटा रवि, तुम्हें शायद मालूम ना हो कि बचपन में जब तुम 2 वर्ष के थे, तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या आई थी। तब तुम्हारी इसी कुरूप माँ ने अपनी एक आंख और अपना बोन मेरू तुम्हें देकर इतना सुंदर स्वरूप दिया था। और सुलेखा बहू, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने ये हालत कर दी, तुम्हें ईश्वर कभी माफ़ नहीं करेगा। डॉक्टर शर्मा की आंखों से आंसू बह रहे थे। अब बोलिए भाभी, आप मेरे साथ विदेश जाएंगी। अब आप यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगी।
डॉक्टर शर्मा ने जानकी जी से दृढ़तापूर्वक कहा। रवि ने जब ये सुना तो काटो तो खून नहीं था। डॉक्टर शर्मा जो उसके चाचा थे, उन्होंने जो राज आज बताया था, उसके बाद तो रवि को यही लग रहा था कि उससे ज़्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। वो दौड़ता हुआ अपनी माँ जानकी जी के कदमों से लिपट गया और फूट फूट कर रोने लगा। माँ, मेरा अपराध क्षमा करने लायक नहीं है। मैंने जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं। रवि ने आग्नेय दृष्टि से अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। अब तो सुलेखा को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था। उसकी आंखें भर आई थी, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो जानकी जी से आंख मिलाए। जानकी जी ने सुलेखा की मन स्थिति को समझकर उसे सहलाते हुए अपने पास बुलाया और रवि को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। ये सुन सुलेखा की रुलाई फूट पड़ी और वो अपनी सास से माफ़ी मांगते हुए रोने लगी। मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, कहकर वो जानकी जी के पैरों में गिर गई। बच्चों ने भी अपनी दादी से माफ़ी मांगी और एक माँ के हृदय ने सबको माफ़ कर दिया। अब जानकी जी वापस शहर जाकर बेटे बहू और पोते पोती के साथ खुशी खुशी जीवन यापन करने लगी। दोस्तों, अपने माता पिता का दिल कभी ना दुखाएं। माँ की ममता का कोई मुकाबला नहीं, वो तो भगवान का वरदान है। माँ की गोद में सुकून है, माँ की आँखों में प्यार है, माँ की दुआओं में असर है, माँ की किस्मत में प्यार है। माँ की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन माँ हमेशा अपने बच्चों के लिए खड़ी रहती है। दोस्तों, माँ तो माँ होती है। दोस्तों, ममता के इस प्यार के लिए एक लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय अवश्य बताएं। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।